हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे जर्नल के बिना लेजर अकाउंट्स बनाना। हाउ टू मेक लेजर अकाउंट्स विदाउट जर्नल एंट्रीज। जैसे अभी तक हमने क्या प्रोसेस सीखा था कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमने जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किया, फिर एक एक जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट किया। ठीक है, सो डेबिट साइड उठाई, उसे डेबिट साइड के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। क्रेडिट साइड ऑफ एंट्री ली और उसे क्रेडिट साइड में रेलेवेंट अकाउंट में पोस्ट कर दिया। बट जरूरी नहीं होता कि हम हर बार जर्नल एंट्री करेंगे और फिर ही उसकी पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें एक स्पेसिफिक अकाउंट बना के उसकी टोटल या उसका बैलेंस हमें चाहिए होता है। सो उस केस में हमें क्या करना है, हमें लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे बिना जर्नल एंट्रीज के, विदाउट जर्नल एंट्री। तो इसको बनाने के कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो अगर आप याद कर लो तो आप कोई भी अकाउंट बना सकते हो। लाइक अभी आप 11th में हो, आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हो, लेजर अकाउंट्स बना रहे हो, ठीक है ना। बट लेटर ऑन जब आप आगे इसमें करेंगे वर्क, तो उसमें हर एक जगह पे हम एंट्रीज करके अकाउंट नहीं बनाएंगे। कई बार हमें सिर्फ बनाना ही अकाउंट है, तो उसे डायरेक्ट बनाने का तरीका भी आना चाहिए। तो सबसे पहले आप अकाउंट्स का नेचर समझ लो। जो हमारे बेसिक अकाउंट्स हैं उनमें जो रिकॉर्डिंग की जाती है डेबिट और क्रेडिट की, उसका एक सिंपल रूल मैंने आपको सिखाया था कि जो आ रहा है वो डेबिट है और जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट है। ठीक है ना, वो तो जर्नल एंट्री बन गई। लेकिन अब अकाउंट में इस रूल को कैसे यूज करेंगे, एक पर्टिकुलर अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। नंबर 1, आपको अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट का याद रखना है, क्योंकि जो भी हम अकाउंट बनाएंगे उसमें कोई चीज डेबिट में पोस्ट होगी, कोई चीज क्रेडिट में पोस्ट होगी। सो डेबिट रिप्रेजेंट क्या करता है, क्रेडिट रिप्रेजेंट्स क्या करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिफाइन डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द अकाउंट। जो भी अकाउंट हमें बनाना है उसका डेबिट और क्रेडिट डिफाइन कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्नीचर अकाउंट बनाना चाहती हूं तो इसमें डेबिट क्या इंडिकेट करता है और क्रेडिट क्या इंडिकेट करता है, ये मुझे लिखना होगा। शुरू में हम लिखेंगे, बाद में क्या होगा हमें याद होने लगेगा, फिर हमें डेबिट के आगे लिखना नहीं पड़ेगा कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वो बाद में हमें याद होने लगेगा। या हम रेंट अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। या हम एक क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हैं तो उसका डेबिट क्रेडिट। सो अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट हमें डिफाइन करने हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। ठीक है, सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, क्योंकि सिर्फ एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल ही नहीं होती है। ड्यूरिंग द ईयर हम इनकम और एक्सपेंसेस भी कर रहे होते हैं, जिससे जो प्रॉफिट मिलता है वो ऑनर को मिलता है। तो ये जो ऑनर है जिसकी कैपिटल है उसको इनकम दे देते हैं और एक्सपेंसेस उसमें से माइनस कर देते हैं। लाइकवाइज अगर उसने कोई ड्राइंग की है तो वो भी माइनस हो जाती है। ये सब कैपिटल में होता है। तो हमारी जो ब्रॉड इक्वेशन है वो क्या बन गई, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल में प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस ड्राइंग्स। अब इस इक्वेशन को आप पॉजिटिव की तरह से लिखो। पॉजिटिव मतलब सब कुछ प्लस प्लस होना चाहिए। तो ये जो माइनस की दोनों चीजें हैं ये इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में। सो एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू क्या हो गया, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम। तो ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एक अकाउंट फॉर्म में। इसको एक अकाउंट की तरह से समझो। तो इस इक्वेशन में डेबिट साइड में आ रहे हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग, और क्रेडिट साइड में आ रहे हैं लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम। ओके, सो ये सब क्या है, प्लस के साइन है। इसका मतलब ये पॉजिटिव डिनोट करते हैं। सो अगर आपकी एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग, ठीक है, अगर इनमें इंक्रीज होती है तो वो प्लस होता है, मतलब डेबिट साइड में। सो एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, इसमें अगर इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट करना है, क्योंकि इनका इंक्रीज लेफ्ट साइड डेबिट साइड है। सो अगर इनमें रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट में होगा। लाइकवाइज यहां पर लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम, इनमें हमने क्या देखा कि ये क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट में आते हैं। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, तो ये क्रेडिट साइड में आते हैं। इसे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। सो इसलिए यहां पर क्या है, इनके पॉजिटिव क्या है, क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट डायरेक्शन में है, राइट साइड में, अकाउंट के राइट साइड में है। सो इनका नेगेटिव ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डेबिट में। सो हमें सबसे पहले अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट डिफाइन करना है। वो कैसे होगा, आप नेचर देखोगे अकाउंट का,
और उसके अकॉर्डिंगली उसका डेबिट और क्रेडिट डिफाइन कर दोगे। मतलब अगर आपका अकाउंट एसेट का है तो उसका प्लस डेबिट है माइनस क्रेडिट है, एक्सपेंसेस है तो प्लस डेबिट है माइनस क्रेडिट है, लाइबिलिटी है तो प्लस क्रेडिट है और माइनस डेबिट है। कैपिटल और इनकम में अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, कुछ कमी होती है तो डेबिट। आपने अकाउंट डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आप रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस उसी अकाउंट के, रेलेवेंट अकाउंट के, ऑन अप्रोप्रिएट साइड। तो अब आपको सबका इफेक्ट नहीं देखना, आपको सिर्फ उस रेलेवेंट अकाउंट का इफेक्ट देखना है कि उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस या माइनस। हम प्लस या माइनस से इफेक्ट देखेंगे तो प्लस और माइनस डेबिट क्रेडिट में डिफाइन करके हम उसको लिख सकते हैं। सो इस तरह से हम अकाउंट बना लेते हैं विदाउट एंट्रीज। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो बैलेंसिंग तो हमें इन एनी केस करनी ही होती है। सो इसमें तो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और डिफरेंस को इस तरह से लिखते हैं कि दोनों पलड़े डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाते हैं। बैलेंस करना, बैलेंस का मतलब क्या, बराबर कर देना। सो डिफरेंस को इस तरह से लिखो कि दोनों साइड बराबर हो जाए। फिर उस डिफरेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेते हैं दूसरी साइड। सो इसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से जल्दी से समझ सकते हैं हम। सपोज वी आर गिवन ओपन कैश अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। अब इन ट्रांजेक्शन से हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर 1। ये मैंने अकाउंट्स बना रखे हैं ताकि हम क्विकली लिख सके और अकाउंट बनाने में टाइम ना वेस्ट हो। सो यहां आपने अकाउंट का नाम लिख दिया कैश अकाउंट, ऑलराइट। अब डेबिट और क्रेडिट डिफाइन करो। तो कैश क्या है, कैश है हमारी एसेट। सो अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट कहां होती है, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। आप A इज इक्वल टू L प्लस C लेते हो तो A लेफ्ट साइड है। इसका मतलब जो एसेट है इसका डेबिट साइड है पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव है, और क्रेडिट साइड इसका है नेगेटिव। तो अगर हमारी कैश बढ़ेगी तो हम प्लस करेंगे, कम होगी तो माइनस करेंगे। बाकी कॉलम्स वही है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉल्यो, अमाउंट इन रुपीज, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉल्यो, अमाउंट इन रुपीज। अब जर्नल फॉल्यो आप सोच रहे हो क्यों लिखा है, क्योंकि हम अकाउंट बनाना सीख रहे हैं बिना एंट्री के, बट एक्चुअल प्रोसीजर में तो अकाउंट जर्नल के बाद ही बनता है ना। सो प्रोसीजर वाइज अगर हम करेंगे तो जर्नल बना के करेंगे, बट ये हम सीख रहे हैं कि अगर हमें जल्दी से कोई एक अकाउंट बना के उसकी वैल्यू निकालनी है तो हम फटाफट कर सके। ये नहीं कि हर बार हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, टाइम नहीं होता इतना। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना है तो सिर्फ उसी को करोगे। नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब जब राहुल ने बिजनेस शुरू किया, कैश लगाई, इसका मतलब वो बिजनेस में कैश लेके आया। तो बिजनेस की कैश पे क्या इफेक्ट पड़ा, हमें सिर्फ कैश समझना है। कैश अकाउंट बना रहे हैं तो बस कैश को ही देखो, बाकी नहीं देखना कौन है। सो कैश पर क्या इफेक्ट पड़ा इसका, ये ट्रांजेक्शन्स को नंबर दे दें। तो जब बिजनेस में कैश लगा दी, इसका मतलब बिजनेस के पास कैश आ गई, ठीक है। सो जब बिजनेस के पास कैश आई तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू राहुल अकाउंट 40,000। ये आपको याद रखने हैं, टू और बाय होते हैं। डेबिट साइड में टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम बाय लिखते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेस्ड गुड्स। गुड्स आपने खरीदे 20,000 के। अब अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश पर क्या इफेक्ट होगा, हमें तो कैश देखनी है, ठीक है ना। सो अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो आपकी कैश क्या होती है, कैश आपकी कम हो जाती है, ठीक है। सो आप क्या करोगे यहां पर, बाय परचेजेस अकाउंट, क्योंकि कैश के अंदर दूसरा नाम लिखना है। आप इसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में क्योंकि कैश कम हो गई। अब रीजन लिखना होता है, पर्टिकुलर में हम रीजन लिखते हैं। तो रीजन क्या है इसका रीजन है कि हमने परचेजेस कर ली। सो बाय परचेजेस अकाउंट। अब नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स। अब अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपको पैसा मिलता है, ठीक है। अब पैसा मिल रहा है तो कैश आ रही है, तो कैश में डेबिट क्या है, प्लस की साइड होती है। तो यहां पैसा आ गया 24,000। लेजर फॉलो हम छोड़ देते हैं क्योंकि नॉर्मली हम दोनों अकाउंट्स इकट्ठे बना नहीं रहे हैं। ये जब प्रैक्टिकल में आप करोगे ना, किसी फर्म के अकाउंट्स आप बना रहे हो तो वहां ये रेलेवेंट है। ओके, नाउ अब रीजन क्या है, 24,000 आपके पास कैश क्यों आई है। अब ये तो नहीं लिख सकते कैश आई है, कैश आई है का रीजन होता है ना, एक रीजन बताना होता है, डिटेल बतानी होती है। तो डिटेल क्या है, क्यों आई है ये कैश, क्योंकि सेल की थी।
सो टू सेल्स अकाउंट। ऑलराइट, नेक्स्ट है पेड रेंट। अब अगर आप रेंट पे करते हो, रेंट पे करने का मतलब है कि आपकी कैश चली गई, ठीक है। तो जब आपकी कैश चली गई तो क्रेडिट में आ जाएगा, और बाय करके हमें इसका रीजन लिखना है। रीजन क्या है? आपने रेंट पे कर दिया, तो रेंट अकाउंट। पेड सैलरीज, सैलरी पे कर दी, सो बाय सैलरीज अकाउंट, क्योंकि पैसा चला गया। फिर इनकम टैक्स पेड। अब इनकम टैक्स पे कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए जब ऑनर, एक सोल प्रोप्राइटर इनकम टैक्स पे करता है तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है, तो वो अपने लिए पे कर रहा है। तो फर्म के लिए, बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए ये उसकी ड्राइंग होगी कि बिजनेस से उसने पैसा निकाल लिया। बिजनेस के खर्चे में नहीं आएगा कि बिजनेस का कोई खर्चा होगा, उसको अपना पैसा देगा, क्योंकि ये उसकी पर्सनल पेमेंट है। अब क्या होगा? जब पैसा गया तो कैश में कहां जाएगा? जब पैसा आता है तो प्लस है डेबिट साइड में, जाता है तो क्रेडिट में। इसका मतलब ये अमाउंट हमें यहां लिखना है, तो हमें ये क्लैरिटी है कि यहां लिखना है। अब डिटेल भर दो, क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ने ड्राइंग कर ली है। आप यहां नहीं लिखोगे कि उसने पैसा टैक्स में पे किया, क्यों? क्योंकि टैक्स तो उसका खुद का था, बिजनेस क्यों लिखेगा उसको, ठीक है ना। अब बैलेंसिंग करनी होगी हमें, सो बाय बैलेंस कैरीड आउट। अब इसमें क्या है? हम इनका टोटल कर सकते हैं। वैसे तो ये रफ में करते हैं और फिर डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम डेबिट और क्रेडिट का रफ में एक टोटल चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है। सो डेबिट साइड का टोटल है 64,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 22,900। सो ये आ गया आपके पास 41,100। ओके, सो टोटल 64,000 मैच कर जाएगा। अब ये बैलेंस हमारा यहां आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 41,100। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में बैलेंस यही है, इतना पैसा आया और इतना गया। 64,000 आया और 22,900 गया, तो आपके पास पैसा बचेगा। तो एसेट है ना, तो इसका डेबिट बैलेंस होता है। सो वो करेक्टली डेबिट साइड में आ रहा है। क्रेडिट में हम रीड नहीं करते, हम डेबिट में रीड करते हैं, क्योंकि क्रेडिट तो सिर्फ बता रहा है कि हमें कितना बैलेंस भरना पड़ा ताकि बैलेंस हो जाए। जैसे जब आप कोई चीज मार्केट में खरीदते हो तोल के, ठीक है, आपने 1 किलो के अराउंड कोई चीज लेनी है, तो वहां पर आपके एक तरफ वो 1 किलो का वेट रखेगा, दूसरी तरफ आप सामान रखते हो। अब अगर आपका सामान कम है तो वो यहाँ पे कुछ वेट रख के उसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो अब आप क्या कहोगे? क्योंकि आपका सामान कम है, आप कहोगे कि मेरा इतना कम रहा, ठीक है, ये बैलेंस बच गया। तो आपके वेट में से बैलेंस बचा है, वेट जो ज्यादा था, तो यहाँ पे ये चीज ज्यादा है, इसमें बैलेंस बचा है, ये हिस्सा कट जाएगा, जो बाकी बच गया वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमें थोड़े ज्यादा अकाउंट्स बनाने हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि ट्रांजेक्शन्स पिक कैसे करते हैं। जब ज्यादा अकाउंट बनाने होते हैं तो हम पैरेलल भी चल सकते हैं, सारे अकाउंट्स को इकट्ठे भी बना सकते हैं और एक एक करके भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से हम बनाएंगे? लेट अस सी। राइट कैश अकाउंट, तो हम इसमें कैश अकाउंट लिख देती हूँ। क्रेडिटर अकाउंट, तो क्रेडिटर का तो नाम होना चाहिए। डेटर अकाउंट, ओके, नाम आ जाएगा। फर्नीचर अकाउंट एंड रेंट अकाउंट, ठीक है, ये हमने लिख दिए सारे अकाउंट्स के नाम। अब जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्रेडिटर और डेटर के नाम हमें समझ में आ जाएंगे, वो हम लिख लेंगे। तो अब ये फीड कर लेते हैं डिटेल्स। ऑलराइट, ठीक है, अब हमने सारी डिटेल्स लिख दी हैं, तो हम अकाउंट बनाने शुरू कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, हम पहला अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान रखो कौन सा? कैश अकाउंट। तो अब हर ट्रांजैक्शन कैश पे चेक करनी है, कैश आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहला स्टेप जो हमारा था कि हमें कैश को डेबिट क्रेडिट डिफाइन करने हैं, तो वो हमने पहले भी किए थे। कैश एक एसेट होती है और एसेट इक्वेशन में लेफ्ट साइड है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एसेट लेफ्ट में है ना, इसका मतलब इसका पॉजिटिव है डेबिट और इसका राइट साइड है नेगेटिव, ठीक है। अब सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, तो इसमें कैश है। जब आपने गुड्स क्रेडिट में बेच दिए तो कैश कहां से आएगी? तो इसमें कैश नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, अब मोहन को हमने कैश में गुड्स बेचे, तो अगर हम गुड्स बेच रहे हैं कैश में तो बिजनेस के पास कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? याद रखो हमें जो अकाउंट बनाना है बस उसी का इफेक्ट देखना है, दूसरे को नहीं देखना। सो कैश पे क्या इफेक्ट पड़ा? कैश आई, ठीक है। जब आप गुड्स की सेल करते हो, आप गुड्स देते हो कि ये लो, ये तुम्हारे
गुड्स है, तुम गुड्स ले लो और कैश मुझे दे दो। तो कैश आ गई। तो यहां पर हमारे पास कैश आ गई 1,20,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन है, नोट कर लेते हैं। वैसे डेट दियो तो डेट डालते हैं। अब पर्टिकुलर्स डिटेल क्या होगी, कैश कहां से आ रही है, कैश का रीजन क्या है, कैश का रीजन मोहन है या कुछ और है। मोहन रीजन नहीं है, वो तो एक पर्सन है। मोहन की जगह सोहन भी आता तो भी पैसा मिलता। हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्स को बेच रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन में मेन जो है वो है गुड्स बिक रहे हैं कैश में। जब गुड्स कैश में बिकते हैं तो सेल्स आती है। ठीक है, तो ये कोई पर्सन हमें पर्सनली पैसे नहीं दे रहे हैं, हमने उसको गुड्स दिए हैं, सेल की है, तो सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर हमारी कैश की ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें पर्सन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब राम से गुड्स हमने खरीदे, अगेन ये तो क्रेडिट है, तो फिर इसका मतलब कैश नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम संजय, संजय से कैश मिली 19,000, तो कैश आ गई 19,000। तो जब कैश आएगी डेबिट में, ठीक है। लेकिन अब इसके डिटेल क्या होगी, ये कैश कहां से आ रही है, ये आ रही है संजय से। अब यहां सेल्स नहीं आ रहा, रीजन क्या है, अब संजय पैसे दे रहे हैं। सेल जब हमने की थी तब संजय और सेल का नाम आएगा, क्योंकि ये सेल की ट्रांजैक्शन है। इस टाइम सेल नहीं होगी, इस टाइम वो एक पर्सन है जो हमें अपना कोई पिछला बैलेंस देने आया है। तो हमारे पास पैसा आ गया संजय से। गुड्स रिटर्न बाय संजय, इसमें भी कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पेड रेंट, रेंट पे किया तो ऑब्वियसली कैश बिजनेस से जाएगी। तो अगर कैश जाती है तो क्रेडिट में, क्योंकि कैश का क्रेडिट है नेगेटिव। अब किस लिए जा रही है, बाय रेंट अकाउंट। डेबिट में हमेशा बाय कस्टम, डेबिट में टू और क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता है। और अब मॉडर्न अकाउंटिंग में क्या है, ये दोनों ही नहीं लिखते। अगर आप इसके आगे हायर लेवल की बुक्स उठाओगे तो उनमें टू बाय दोनों वर्ड्स नहीं आते, बट 11th-12th में अभी यूज हो रहे हैं। कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट, राम को पूरा पैसा दे दिया 28,000, मतलब जितना भी बनता था उसके अगेंस्ट हमने उसको 28 दे दिया। तो कैश गई क्रेडिट में, क्योंकि कैश के केस में क्या है, बीइंग एन एसेट, इसका पॉजिटिव है डेबिट, इसका नेगेटिव है क्रेडिट, क्योंकि इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट लेफ्ट साइड पे है, तो एसेट का पॉजिटिव लेफ्ट पे होगा। ठीक है। ड्रॉइंग्स बाय ऑनर, तो अब ये फिर से पैसा निकाल लिया ऑनर ने, तो आपका आ गया 6,000 पैसा निकाला है। सो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, सिर्फ कैश का इफेक्ट देखना। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा डाल दिया। अब आप जब बैंक में पैसा डालते हो तो आपके बैंक में तो पैसा आ जाता है, लेकिन आपकी कैश कम हो जाती है। आप बैंक में पैसा जमा कराने गए हो, कभी पैसे लेके जाते हो, वो बैंक वालों को दे देते हो, वो आपके पासबुक में एंट्री कर देते हैं कि आपके पैसे बैंक में आ गए। आपकी पासबुक में, आपके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ गया, लेकिन आपकी कैश तो चली गई। तो यहाँ हम कैश देख रहे हैं, जो अकाउंट बनाना है उसी को देखो। सो कैश चली गई 2,000। क्यों गई, कहाँ गई, ये डिटेल यहाँ पर्टिकुलर्स में लिखनी है। तो क्या रीजन है कि आपकी कैश गई, क्योंकि आपने ये पैसा बैंक में डाला है बाय बैंक अकाउंट। ये बहुत आसान होता है लिखना, सिर्फ एक ओपन और क्लियर माइंड होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रीजन क्या है वो समझ आना चाहिए। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज। अब आपने फर्नीचर खरीद लिया, ओके, फर्नीचर खरीदा है तो फिर पैसा जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में तो कहा नहीं है, तो फिर आ जाएगा आपका बाय। अब क्या रीजन है इस पैसे के जाने का, फर्नीचर आया है, फर्नीचर अकाउंट। ओके। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर को अगर कम कर रहे हो, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन दे रहे हो, ये तो इंटरनल ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए इसको हम लिखते नहीं है। अब दोनों साइड का टोटल करके बैलेंस करेंगे, तो यहाँ टोटल हो गया 1,39,000, और क्रेडिट साइड का टोटल हम करते हैं, क्योंकि एक साइड कम होती है एक साइड ज्यादा, तो बैलेंस आ जाते हैं। क्रेडिट में हो रहा है टोटल 500, ठीक है। सो 52,500 बैलेंस यहाँ पे आ गया। हाँ जी, आपको अब ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड में कम वैल्यू थी, तो बैलेंस अगर बराबर करना है तो जो चीज कम होती है उसके ऊपर वेट रख देते हैं, तो आपने वेट यहाँ रख दिया। अब ये दोनों साइड बराबर हो गई, बराबर मतलब बैलेंस हो गई, लेकिन ये बैलेंस बचा हुआ है, अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि दोनों साइड बराबर थी नहीं, तो ये बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट मतलब लेके आना, अब इसे वहां से यहाँ लेके आओगे, यहाँ ये आया और यहाँ इसे लाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमें बनाना है क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर वो होता है
जिसको हमने पैसे देने हैं। हम पैसे उसको देते हैं जिससे हमने कोई चीज ली। तो हमने परचेज किए थे गुड्स राम से, तो राम हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर। और डेटर वो होता है जिसको हमने चीजें बेची होती है, जिससे पैसा लेना है। तो संजय को हमने गुड्स बेचे थे, तो संजय हो गया हमारा डेटर। ठीक है, ये याद रहेगा। क्रेडिटर वो होता है जिसको पैसा देना है, और डेटर वो होता है जिससे पैसा मिलना है। सो राम अगर हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब हो गया ये लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटीज के केस में पॉजिटिव कहाँ है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इस साइड है, मतलब डेबिट में नहीं क्रेडिट में है। सो इसका क्रेडिट साइड होगा पॉजिटिव और डेबिट साइड होगा नेगेटिव। तो जब भी क्रेडिटर में बैलेंस बढ़ेगा कि उसको पैसे देने हैं और देने हैं क्रेडिट में, और जब वो देगा उसका बैलेंस कम होगा तो डेबिट में। इसे पर्सनल अकाउंट के रूल से भी कर सकते हो। आपने ट्रेडिशनल सिस्टम में रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पढ़े थे, सो उससे भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अगर ये रिसीवर है तो डेबिट में याद करना पड़ेगा रिसीवर है, और क्रेडिट में गिवर है। मतलब अगर राम कुछ देगा तो क्रेडिट, और राम कुछ रिसीव करेगा तो डेबिट। अब राम की ट्रांजेक्शन पिक करते हैं क्योंकि वो हमारा बन गया है क्रेडिटर। ओके, संजय मोहन परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम। राम से गुड्स खरीदे 30,000 के। तो जब हमने राम से गुड्स खरीदे तो राम का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, मतलब अब हमें राम को पैसे देने पड़ेंगे ना, तो राम का बैलेंस बढ़ गया। क्रेडिटर का मतलब पैसे देने हैं, तो अब हमें राम को पैसे देने पड़ेंगे, उसका बैलेंस बढ़ गया। सो 30,000। और रीजन क्या है, क्योंकि हमने उससे परचेजेस की हैं। सो बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, क्रेडिट दी, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। तो यहाँ पे वो हमें गुड्स दे रहे हैं, हमने गुड्स खरीदे, उसने हमें गुड्स दिए, तो वो गिवर हो गया। दूसरे हिसाब से भी वो क्रेडिट ही होगा, और मॉडर्न सिस्टम अकाउंटिंग इक्वेशन से भी क्रेडिट ही होगा। अब राम की और ट्रांजेक्शन्स कहाँ हैं, कैश पेड टू राम 28,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पूरे पैसे के बदले में। तो उसका पूरा बैलेंस था 30,000, अब उसको पैसा दे दिया। जब हम उसको पैसा देंगे तो वो बन गया रिसीवर, और साथ साथ उसका बैलेंस कम हो जाएगा। आपने उसको 30,000 देना था, अब आप कह रहे हो ले लो अपने पैसे। तो जब वो अपने पैसे ले लेगा तो उसका बैलेंस खत्म हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। तो हम उसे दे रहे हैं 28,000, 7th ट्रांजेक्शन। और इफेक्ट क्या है, पर्टिकुलर कैश चली गई। अब इसमें बैलेंस बच रहा है 2,000 का, लेकिन हम इसे बैलेंस नहीं लिखेंगे। इसका रीजन ट्रांजैक्शन में है। ट्रांजैक्शन कह रही है कि पैसा उसको दो फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पूरे पैसे के बदले में। तो हमने उसको पूरे 30,000 के बदले में 2,000 कम देके 28,000 में उसका अकाउंट बंद करना है। ये फुल सेटल हो गया, मतलब सेटलमेंट पूरी हो गई कि जो भी तुम्हें देना था उसके बदले में तुम्हें इतना मिलेगा, फाइनल है। तो ये जो 2,000 कहते हैं डिस्काउंट। तो इसका मतलब हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो हमें डिस्काउंट मिल गया। अगर आप इसे अपनी लैंग्वेज में बोलोगे तो आप यही बोलोगे कि उसको 30,000 देने थे और हमने उसको 28,000 दे के अकाउंट बंद कर दिया, तो हमें डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं वही लिखते हैं। तो ये डिस्काउंट मिला, रिसीव्ड है। ऑलराइट, नेक्स्ट अब आ जाओ संजय के अकाउंट पे। तो संजय कौन है, संजय को हमने गुड्स बेचे थे। जिसको हमने गुड्स बेचे हैं उसे हमें पैसा देना पड़ेगा। तो जो हमें पैसा देने वाला होता है वो होता है डेटर। डेटर मतलब एसेट। तो ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। तो ए आ गया डेबिट में, तो ए के डेबिट होंगे पॉजिटिव और क्रेडिट होंगे नेगेटिव। याद रखो ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। तो ए का इधर पॉजिटिव, एल और सी का इधर पॉजिटिव। सिंपल इक्वेशन। ऑलराइट, ओके। अब संजय की ट्रांजेक्शन्स क्या है, गुड्स को सेल किया उसको 50,000 में। तो जब हमने उसको गुड्स बेची तो वो हमें पैसा देगा। ठीक है ना, अब आप क्या कहोगे, तुमको हमने गुड्स दे दिए 50,000 के, तुम हमें पैसा दोगे। तो उसका अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया। हम दिखाएंगे अपने अकाउंट में कि देखो तुमने 50,000 हमें देने हैं, तुम्हारा बैलेंस बढ़ गया। और इसका रीजन क्या है, हमने उसको सेल की है। टू सेल्स अकाउंट, गुड्स बेची। नेक्स्ट संजय का क्या सीन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय 19,000। तो अब वो पैसा दे रहा है, तो जब वो हमें पैसा दे रहा है तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा। पैसे के बाद वो क्या करेगा, या आप क्या कहोगे कि ठीक है 50,000 तुमने देना था, अब तुमने 19 हमें दे दिया, तो अब तुम्हारा पैसा कितना बच गया, 21,000, 31,000। यही बोलोगे ना, ऐसे ही बोलोगे। इसका मतलब उसका बैलेंस कम हो रहा है।
तो जब उसका बैलेंस कम हो रहा है तो यहां लिखेंगे, ठीक है। और रीजन क्या है, उसने हमें पैसा दिया है, कैश अकाउंट। अब यहां डिस्काउंट नहीं आ रहा क्योंकि ये फुल सेटलमेंट नहीं थी। फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट आता है, इसमें तो नहीं लिखा फुल सेटलमेंट है, इसका मतलब बाकी पैसा वो बाद में देगा। अब उसने गुड्स रिटर्न कर दिए, अगर गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो भी उसका बैलेंस कम कर देगा। सिंपल सी बात है ना, अगर आपने उसको 50,000 के गुड्स बेचे, 5 के वो रिटर्न कर देता है कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसे अपने पास ही रखो, रिटर्न कर रहा हूं। इसका मतलब आपके बैलेंस कम हो जाएगा। अब वो 50 थोड़ा ना पे करेगा, वो कहेगा 5 के गुड्स तो रिटर्न कर दिए, बाकी पे करूंगा। तो अब इसे लिखेंगे क्या, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये हो गया सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसके बाद संजय की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सो क्लोज द अकाउंट। तो क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, बैलेंसिंग। यहाँ 50,000 है, यहाँ 24,000 है, तो क्या करें कि ये टोटल 50 हो जाए। तो 50 में से 24,000 माइनस किया, ठीक है ना। डेबिट का टोटल 50,000, क्रेडिट का टोटल 24,000, सो डिफरेंस आ गया 26। तो जो साइड कम है वहां डाल के बराबर कर देंगे, तो इसे डालना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सो अब ये बन गया बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन का मतलब होता है कि ये बच गया है, इसे कैरी करो, उठाओ और इसे दूसरे साल में ले जाओ, नेक्स्ट ईयर में इसको लेके जाओ। तो यहाँ भेज रहे हैं, कैरी करके लेके जा रहे हैं, दूसरे नेक्स्ट पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में ये लेके आया जाएगा, ब्रिंग। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट अकाउंट जो हमसे पूछा है, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर की ट्रांजेक्शन ये है, नंबर 1 फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर इज एन एसेट, एसेट इज डेबिट, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तो एसेट का पॉजिटिव होगा डेबिट साइड में, नेगेटिव होगा क्रेडिट साइड। अब क्या है, फर्नीचर खरीदा तो एसेट बढ़ गई 50,000, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें कुछ बताया नहीं है, इसका मतलब हम कैश में दे रहे हैं, कैश अकाउंट। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अगर फर्नीचर पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, डिक्लाइन इन द वैल्यू, वैल्यू कम होगी। तो यहां पर आ जाएगा कमी, बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट 5,000। डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है वैल्यू में कमी करना, तो वैल्यू कम हो गई, ठीक है ना। सो 50,000 दोनों तरफ है, 5 इधर है, दैट मीन्स 45 का बैलेंस बच गया, इसका मतलब इतनी एसेट बच गई। सो नेक्स्ट पीरियड में ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब लास्ट अकाउंट क्या है हमारा, रेंट अकाउंट। अब रेंट का नीचे क्या है, रेंट एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर की क्या रूल होती है, अब ट्रेडिशनल रूल पकड़े तो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट होने हैं, सारी इनकम्स क्रेडिट होनी है। तो ट्रेडिशनल मेथड से चलोगे तो जब भी रेंट आएगा डेबिट होगा। और अगर आप मॉडर्न सिस्टम लेते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने अभी क्या किया था, A इज इक्वल टू L प्लस C, लेकिन ये ऑनर को कैपिटल के अलावा उसको इनकम मिलती है और एक्सपेंसेस और ड्राइंग माइनस होते हैं। ये चीजें यहाँ तो नेगेटिव में, इनको इधर लेके जाएंगे तो A प्लस E प्लस D इज इक्वल टू L प्लस C प्लस I, ठीक है ना। D C, D मतलब डेबिट, C मतलब क्रेडिट, तो A E D L C I, ये याद कर लें, डेबिट क्रेडिट A E D L C I। ये इक्वेशन से इजीली बन जाता है, तो इसको रट्टा नहीं मारना है, आप इक्वेशन भी याद कर लोगे तो यही याद रहेगा। सो एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, सो रेंट एज एन एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए, ये पॉजिटिव है इसका। रेंट पे कर दिया तो रेंट एक्सपेंस बढ़ गया, और रीजन क्या है, पैसा दिया इसके बदले में, सो टू कैश अकाउंट 500। यूजुअली हम इनको टोटल कर देते हैं क्योंकि इसमें एक ही साइड में अमाउंट आ रहा होता है, इसका अमाउंट दूसरी तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि रूल ही यही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कम कैसे होंगे, चाहे कम भी कर दो तो एक्सपेंस करोगे तो पे ही ना। आप पहले 1,000 रुपीज रेंट देते थे, अब आपने कुछ बात करके रेंट कम करवा लिया, बट रेंट तो रहा। तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इनकम्स क्रेडिट होती है, तो यूजुअली इनका टोटल ही कर देना होता है, वही इनका बैलेंस होता है। हम बैलेंस लिख देते हैं बाय डिफॉल्ट कैरी डाउन और ड्रॉप डाउन, बट होता क्या है, ईयर के एंड में जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है वो सब आपस में मैच करके नेट प्रॉफिट और लॉस निकाल के, ये जो हमने लिखा है ना ऑनर को देना है, ये उसके कैपिटल में ये डाल देते हैं। सो एट दी एंड क्या है, ये ब्रॉट डाउन नहीं हो रहा होता,
बट ये हम बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कस्टम में सारे अकाउंट्स को कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं तो कर देते हैं, बट रियलिटी में रेंट हमारे एक्सपेंसेस हमारे टोटल होते हैं, बैलेंस नहीं होते, क्योंकि इसमें एक ही साइड में ट्रांजेक्शन हो रही है। और दूसरी चीज, इनको हमें ब्रॉट डाउन नहीं करना होता, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में लेके नहीं जाना, ये इसी ईयर में एंड में इनकम्स के अगेंस्ट काटेंगे और नेट प्रॉफिट टू लॉस निकाल के ऑनर को देंगे। सो इस तरह से हम इंडिविजुअल अकाउंट भी बना सकते हैं। अगर इसको प्रॉपर कर रहे होते तो पहले आप जर्नल एंट्रीज बनाते ये सारी, फिर एक एक करके पोस्टिंग करते, ठीक है ना। सो अगर हमें कोई पर्टिकुलर अकाउंट बनाना है तो उसके लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी ट्रांजेक्शन्स को पिक करो और अकाउंट में डेबिट क्रेडिट फीड कर दो। डेबिट क्रेडिट अगर आप डिफाइन कर लोगे ना कि ये क्या है, प्लस है माइनस है, तो इजी हो जाएगा। सो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली एसेट्स में, एक्सपेंसेस में और ड्रॉइंग में डेबिट पॉजिटिव है, और लाइबिलिटीज और कैपिटल और इनकम क्रेडिट है, ठीक है, उसका पॉजिटिव क्रेडिट साइड। सो आई होप this is clear to you. So keep practicing, keep smiling.